गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे HCV को, यानी HC वर्मा को और उसके वेक्टर के ऑब्जेक्टिव और एक्सरसाइज को, जो मैंने आपको दिया था होमवर्क के फॉर्म में। ठीक है, तो अब आप लोग अपने सामने बुक निकाल लीजिए और जिनको जिस प्रॉब्लम में दिक्कत है वो उस प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन देख लीजिए। मैं ऐसे सारा प्रॉब्लम डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, जो भी मैंने आपको होमवर्क दिया था। बस आप देखिए कि आप मेरे को इनमें से कौन कौन सा सॉल्व हुआ और कौन कौन सा सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलो, तो आप बुक में से पेज नंबर 28 देखना। ठीक है ना। HC वर्मा पार्ट वन, उसमें चैप्टर है ये आपका फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, उसी में वेक्टर्स के क्वेश्चन दिए गए। चलो, सबसे पहले देखो कैसे इस बुक को सॉल्व करना है। एक तो अपने पास जब देखेंगे इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक्सरसाइज होता है। ऑब्जेक्टिव में भी दो टाइप के ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2। बहुत ही कंसेप्चुअल हैं, बहुत ही कंसेप्चुअल। तो ऑब्जेक्टिव 1 और ऑब्जेक्टिव 2 दोनों को अपने को सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव 1 में क्या होता है कि इसमें आपको 4th ऑप्शन में से सिर्फ एक कोई करेक्ट होता है, और ऑब्जेक्टिव 2 में एक भी हो सकता है और मोर देन 1 भी करेक्ट हो सकता है। दैट डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन, की क्वेश्चन कैसा है उसके हिसाब से बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है ना। तो देखो, हम लोग जब नॉर्मल हर एक चैप्टर में क्या करेंगे कि नॉर्मल मेरा अपना DPP और मेरा अपना प्रैक्टिस सेट, अभी जैसे वेक्टर का DPP आपको मिला है, लेकिन इसके अलावे वेक्टर के 50 क्वेश्चंस और दिए जाएंगे प्रैक्टिस सेट, जो एप्लीकेशन पे अपलोड किया जाएगा नेक्स्ट वीक से। जब हम लोग का बैच हम लोग ऐप पे चले जाएंगे, इसी सप्ताह जाएंगे, लेकिन जब बैच फॉर्म हो जाएगा तो वो भी अपलोड प्रैक्टिस के लिए भी आपको कर दिया जाएगा। ओके, चलो। और तो मेरे अपने प्रैक्टिस सेट के अलावे आपको HCV करना है, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन बैंक्स करने हैं। तो कैसे कैसे क्या करना वो मैं टाइम टू टाइम आपको बताता रहूँगा। ठीक है ना। इसके अलावा NCERT भी करेंगे, लेकिन NCERT हम लोग 12th का अच्छा है। 11th में NCERT उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 11th का NCERT से ज़्यादा बेहतर है कि आप HCV पे फोकस करो, लेकिन 12th की NCERT इंपॉर्टेंट है ना। तो वो 12th वाली चैप्टर्स के सारे NCERT भी करेंगे हम लोग। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों ढेर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेने का। चलो देखते हैं, ऑब्जेक्टिव 1 करते हैं सबसे पहले। तो ऑब्जेक्टिव 1 में देखो, पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, तो इसमें मेरे को ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों कि एक वेक्टर जो है इज नॉट चेंज्ड इफ, एक वेक्टर कब चेंज नहीं करेगा। तो अपने को पता है कब चेंज नहीं करेगा। आप याद करो, मैंने आपको बताया था कि किसी वेक्टर को उसके पैरेलल शिफ्ट करते हैं, है ना, लेंथ को मेंटेन करके उसको पैरेलल शिफ्ट करते हैं, तो वेक्टर में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आता है। तो सीधी सी बात है, इसका कौन सा आंसर हो गया दोस्तों? तो इसका आंसर हो गया D, क्योंकि बाकी सब में तो कुछ ना कुछ है। जैसे फर्स्ट में देखो, रोटेट करोगे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। सेकेंड में मल्टीप्लाई करोगे किसी स्केलर से, तो स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका मैग्नीट्यूड बदल सकता है बच्चों। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, किसी और वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोई और ही वेक्टर बन जाएगा। तो एक ही चीज़ है कि अगर उसको आप उसके पैरेलल शिफ्ट करोगे, एक जगह से दूसरी जगह खिसका दोगे, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया दोस्तों D। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसका आंसर क्या होगा? देखो, सारा कुछ बताया हुआ। 2 हमने बहुत अच्छे से आपको बता रखा है DPP में, आप तुरंत ही इसका उपाय लगा सकते हो। कहता है कि इनमें से कौन से वेक्टर का जो है एडिशन आपका 0 होगा। तो मैंने क्या बोला था कि सबसे बड़े वाले को अलग कर लो, अब बाकी छोटे वालों को ऐड करके देखो। अगर उनका मैग्नीट्यूड उस बड़े वाले से भी बड़ा हो या उसके बराबर हो, तब तो रिजल्टेंट आपका 0 आएगा। तो जैसे देखो, पहला में क्या है, 8 को आपने अलग कर लिया, तो 2 और 4 का एडिशन कितना आ रहा, 6। तो ये उससे क्या आ गया, छोटा, नॉट राइट। B में क्या करोगे, 16 को अलग करो और 4 और 8 को ऐड करो, तो 4 और 8 का एडिशन कितना होगा, 12, जो कि 16 से छोटा है। ये भी नहीं हो पाएगा। लेकिन C में हो सकता है। C में सबसे बड़ा है 2, अब बाकी दोनों कितने हैं, 1 1।
तो 1 और 1 का एडिशन 2 है जो कि 2 के बराबर है, तो ये 0 रिजल्टेंट दे सकता है। और अगर डी की बात करेंगे तो इसमें जो सबसे बड़ा है दोस्तों उसका मैग्नीट्यूड है 2 और बाकी कितना है 0.5 और 1, तो इनका एडिशन 1.5 हो जाएगा, तो 1.5 2 से छोटा है, तो ऑटोमेटिकली डी भी नहीं होगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो गया सी। कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फिर से रिवाइज कर लेंगे। जब भी 3 वेक्टर या 4 वेक्टर या कितना भी वेक्टर हो, अगर रिजल्टेंट 0 होने की संभावना तलाशनी हो तो सबसे बड़े वाले को अलग कर लो, अब बाकी सबको ऐड करके देख लो। अगर इनका एडिशन उस बड़े वाले के बराबर या उससे बड़ा आ जाए तो उनका रिजल्टेंट 0 होगा। अगर ऐसा नहीं होता, ये सारे मिलके उससे छोटा रह जाएगा, तब एडिशन 0 नहीं होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में है रिजल्टेंट ए एंड बी, और ठीक है, वेरी गुड। तो देखो ये भी आपको मैंने बता रखा है कि अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और रिजल्टेंट इनके बीच में से ही कहीं जाएगा, और रिजल्टेंट ने एंगल बना रखा है अल्फा ए के साथ और बीटा के साथ बीटा। तो मैंने आपको बता रखा था दोस्तों कि जो बड़ा वेक्टर होगा उसके साथ रिजल्टेंट का एंगल कम बनेगा, छोटा बनेगा। आप याद करो, आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप कॉपी में जाके देखना, a इंटू साइन अल्फा इक्वल्स टू बी इंटू साइन बीटा। तो ऑटोमेटिकली अगर a बड़ा होगा, यानी वेक्टर और उसके एंगल का प्रोडक्ट दूसरे वेक्टर और दूसरे वेक्टर के एंगल के प्रोडक्ट के बराबर है। अगर a बड़ा हुआ b से, तो अगर a बड़ा हुआ तो दूसरे पार्टनर को छोटा होना पड़ेगा, क्योंकि दोनों बड़ा नहीं हो सकता है, बड़ा गुने बड़ा थोड़ी फिर बराबर, ये आके अल्टीमेटली बराबर तो होना है। तो अगर a बड़ा होगा तो उसके एंगल को क्या होना होगा, छोटा। और ऐसे भी इसको एक ट्रिक से याद रखो, एक ट्रिक मैंने पहले ही बताया था कि अगर रिजल्टेंट 2 वेक्टर के बीच में, तो आप ऐसे कैसे याद रखोगे समझ लो। रिजल्टेंट ठीक बीच में है तो रिजल्टेंट को लेके लड़ाई हो रही है, किसके किसके बीच, ए और बी के बीच। तो खुद सोचो कि नॉर्मल लाइफ में कौन बलवान हो, जो स्ट्रॉन्गर है उसी के पास तो वो चीज़ रहती है। तो इन दोनों में जो स्ट्रॉन्गर होगा वो रिजल्टेंट को अपनी ओर झुका लेगा, है ना। तो झुका लेगा तो उसके साथ एंगल क्या बनेगा, छोटा। तो यहाँ पे अगर देखें तो अगर मान लो a बड़ा है b से, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में कर रहा है, तो सी में ये क्वेश्चन मैंने डायरेक्ट आपको लिखवा भी दिया था। अगर आपका a बड़ा है b से, तो ऑटोमेटिकली अल्फा छोटा होगा किससे, बीटा से। तो जो वेक्टर मैग्नीट्यूड में ज़्यादा है उसके साथ एंगल कम बनेगा। समझ गए दोस्त, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इज, किसी वेक्टर का कंपोनेंट तो ऑलवेज लेस देन इट्स मैग्नीट्यूड। गलत बात। देखो आप एक चीज़ समझो, बहुत सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ। मान लो ये वेक्टर ए है ना, और ये एक्स एक्सिस, क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं हम लोग। एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल है थीटा, तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ए कॉस थीटा। तो इसी कंपोनेंट के बारे में, तो कंपोनेंट कितना हो गया, ए कॉस थीटा। तो वेक्टर खुद कितना है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हुआ, ए, और उसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, जैसे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा आई, तो ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, ए कॉस थीटा। अब ए और ए कॉस थीटा को कंपेयर करो। तो अब एक बात सोचो कि क्या जो ए कॉस थीटा है ये हमेशा ए से छोटा होगा, हमेशा, क्योंकि लिखा हुआ है मस्ट। तो दोस्तों जब भी आ जाए ना, ऑलवेज लिखा हुआ है, क्या ऑलवेज छोटा होगा, तो आंसर है नो। क्योंकि मान लो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एंगल जो थीटा है ये 0 भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये पूरा का पूरा वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही हो। तो अगर थीटा हम लोग 0 ले लेंगे तब तो जो ए एक्स है, ए एक्स इक्वल्स टू ए कॉस थीटा में कॉस 0 1 होता है, तो ए एक्स इक्वल टू ए हो गया कि नहीं हो गया, क्योंकि कॉस 0 क्या होगा, 1। तो हम लोग बोल सकते हैं ना भाई कि कंपोनेंट जो है बराबर भी हो सकता है, हमेशा छोटा नहीं होता है। खैर बड़ा तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉस थीटा ज़्यादा से ज़्यादा 1 होगा, कॉस थीटा की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती है, तो बड़ा तो हो ही नहीं सकता है ना। छोटा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है,
लेकिन ऑलवेज शब्द नहीं यूज करना था। फिर लिखा हुआ है ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड, ऑलवेज मतलब सीधी सी बात है, हम ए बी सी तीनों को कट कर देंगे। क्यों कट कर देंगे? तीनों में ऑलवेज लिखा हुआ है, जबकि आप ऑलवेज का मतलब हमेशा, जबकि आप समझ रहे हो कि ये कितना होगा, यह निर्भर किसके ऊपर कर रहा है? थीटा के ऊपर, कि थीटा कितना है ना। थीटा का वैल्यू डिसाइड करेगा कि ax और a के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो ऑलवेज बड़ा बोल देना, ऑलवेज छोटा बोल देना, ऑलवेज बराबर बोल देना, ये सारा ही रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो गया? डी, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई सही नहीं है, क्योंकि ये बराबर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। अच्छा हाँ, बड़ा कभी नहीं होगा, बड़ा कभी हो ही नहीं सकता है। कंपोनेंट से बड़ा, कंपोनेंट वेक्टर से बड़ा कैसे हो सकता है? आखिर वेक्टर से ही टूट के वो बना है, तो वेक्टर से टूट के बना है तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसके बराबर हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा कभी नहीं होगा, याद रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 5, ये तो आराम से बन गया होगा, क्रॉस प्रोडक्ट पे हमने काफ़ी प्रैक्टिस किया हुआ है। देखो वेक्टर ए जो है ये किधर है? वेक्टर ए वर्टिकली अपवर्ड है, ठीक है, और वेक्टर बी किधर है? नॉर्थ की ओर। तो ए क्रॉस बी किधर होगा? तो बड़ा सिंपल है भाई, इसको हम लोग कैसे करेंगे? जैसे मान लो राइट हैंड थंब रूल, वेक्टर ए जो है आपका, ए पॉइंट्स वर्टिकली अपवर्ड, तो मान लो वेक्टर ए है, ये ऊपर, अपवर्ड मतलब समझते हो, वर्टिकली ऊपर, और बी किधर है आपका? तो बी के बारे में लिखा हुआ है, बी है टूवर्ड्स नॉर्थ, तो बी है टूवर्ड्स नॉर्थ, ये गया ऊपर और बी है नॉर्थ, उधर मान लो नॉर्थ, बोर्ड की तरफ मान लो नॉर्थ, इधर मान लो ईस्ट। देखो दोस्त, बोर्ड की तरफ नॉर्थ, तुम लोग की तरफ हो गया साउथ, इधर क्या हो गया? ईस्ट, और इधर हो गया वेस्ट। वेस्ट मतलब पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण। तो देखो वेक्टर ए जो है वो किधर है? ऊपर, वर्टिकली अप। अब बी किधर है? नॉर्थ की ओर। तो कहता है ए क्रॉस बी किधर होगा, है ना। तो ए क्रॉस बी, तो आपको क्या बताया था कि राइट हैंड, ये राइट हैंड हो गया हमारा, राइट हैंड को पहले उस वेक्टर की अलोंग रखो जो पहले लिखा हुआ है। तो पहले कौन लिखा हुआ है? ए, तो अपने फिंगर को किसके अलोंग रख लिए बच्चों? ए के अलोंग। अब फिर किसके अलोंग घुमाना है? बी के अलोंग। तो ए के अलोंग रखे, अब बी के अलोंग घुमाए। देखो ए के अलोंग रखे, अब बी के अलोंग घुमाए, तो अंगूठा किधर जा रहा है? तो अंगूठा दिस साइड। तो ये साइड जो, देखो सीधी सी बात समझ गए ना, ये ए के अलोंग रखे, बी के अलोंग घुमाए राइट हैंड को, तो अंगूठा इधर गया, और इधर हमारा कौन था? वेस्ट। ये हमारा ईस्ट था, ये हमारा वेस्ट था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलोंग वेस्ट। तो 5 नंबर का हो गया आपका ए, 5 का ए। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों, ये आपका एक, मैं जो यूनिट डायमेंशन की बात मैं कर रहा था वहाँ से है, वहाँ ये सिग्निफिकेंट फिगर पे है, तो मैं वहीं पे आपको सिग्निफिकेंट फिगर समझाऊंगा, सिखाऊंगा, वहाँ से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल उसको आप राउंड करके छोड़ दो, अभी मैं बता भी दूंगा तो तुम्हें वो समझ में नहीं आएगा। तो कुछ लिखना है तो लिख लो इस पर दोस्तों। नेक्स्ट अब ऑब्जेक्टिव 2 करते हैं। लिखा हुआ है, ए सिचुएशन मे बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग डिफरेंट सेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन ऑफ वेक्टर। ओके, ओरिएंटेशन ऑफ एक्सेस। देखो अब इस क्वेश्चन को ना समझना इंपॉर्टेंट, कई सारे लोगों को समझ में ही नहीं आया होगा। पहली बात समझो, वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर दिया हुआ है, आप वेक्टर नहीं बदल सकते। कोई बॉडी पे अगर फोर्स लगा रहे हो, अगर मान लो किसी ने, वेक्टर का मतलब क्या हुआ, यहाँ कोई बॉडी होगी, उसको कोई खींच रहा होगा, तो कोई खींच रहा होगा तो ये फोर्स हमने दिखा दिया। चलो फॉर टाइम बिंग हमने इस बॉडी को अब मिटा दिया है। अब क्या है कि वेक्टर इज गिवन, है ना, वेक्टर आपका दिया हुआ है। फिर याद करो एक्सिस किसको लेना होता है? एक्सिस तो हम लोग को लेना होता है ना, एक्सिस सिस्टम, जो तुमको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था। बेसिक मैथमेटिक्स में तुमको हमने बताया था कि एक्सिस कौन सेलेक्ट करेगा? एक्सिस हम लोग सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जर्वर सेलेक्ट करता है। तो मान लो एक ऑब्जर्वर ने एक्सिस ले लिया, एक्स एक्सिस ऐसे, ओके, और वाई एक्सिस ऐसे ले लिया,
तो एक्सिस लेने के बाद ये एक्स एक्सिस से ये वेक्टर एंगल कितना बना रहा है, थीटा। ठीक है, तो अपना इसका कंपोनेंट तोड़ सकता है यहाँ पे, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल्स टू ए साइन थीटा। आपको पता है जिसके साथ एंगल बनता है उसके साथ आपका एक्स कंपोनेंट होता है, और जिसके साथ दूसरा ऑटोमेटिकली साइन थीटा। अब एक बात सोचो, एक बात समझो, मेरी बात समझो कि ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ऑब्जर्वर, एक्सिस किसे लेना है, ऑब्जर्वर को, तो ऑब्जर्वर जैसे चाहे वैसे एक्सिस घुमा सकता है। मान लो वो क्या करता, अब वेक्टर ऑब्जर्वर नहीं चेंज कर सकता है, वेक्टर रियल में होता है, तो ये वेक्टर हो गया। एक दूसरे ऑब्जर्वर ने एक्स एक्सिस इधर ले लिया, उसकी मर्जी है भाई, वो ले सकता है, तो ऑटोमेटिकली वाई एक्सिस ये होगा। तो आप देखो वेक्टर तो चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसने एक्सिस को चेंज कर लिया। तो आप खुद देखो यहां पे अब ये एंगल जो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, क्या थीटा, इसको थीटा 1 बोल दो, क्या थीटा 1 ही होगा या कुछ और एंगल होगा? तो स्वाभाविक सी बात है, तुमने एक्सिस ही बदल दिया, वेक्टर तो वही है लेकिन एंगल बदल दिया। तो इस ऑब्जर्वर के लिए जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा ए कॉस थीटा 2 और वाई कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा 2। तो अब एक बात देखो, अब देखो, अब तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका मतलब है कि वेक्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे एक्सिस ले रहे हो, वेक्टर वही का वही रहेगा, वेक्टर का डायरेक्शन भी वही रहेगा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही रहेगा, सब चीज वही रहेगा। बदल क्या जाएगा, तो उस वेक्टर का कंपोनेंट बदल जाएगा, वेक्टर का कंपोनेंट बदल जाएगा। तो यानी कंपोनेंट है जो कि डिपेंड किसके ऊपर करता है, एक्सिस सिस्टम पे। कौन डिपेंड करता है बच्चों, कंपोनेंट। कौन डिपेंड नहीं करता है, तो वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड, और स्केलर को तो खैर मतलब ही नहीं है, वो तो जैसे देखो। तो अब क्या हुआ कि इसमें कहता है कौन कौन डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड ऑन ओरिएंटेशन। मतलब ओरिएंटेशन जैसे हिंदी मीडियम वाले को तो अब मैं बता दूं, ओरिएंटेशन का मतलब किस तरह से रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ओरिएंटेशन पे कौन कौन डिपेंड नहीं किया, तो द वैल्यू ऑफ ए स्केलर, स्केलर का वैल्यू, मतलब मान लो किसी का, यहाँ अगर वेक्टर की बात हम ना करें, किसी मास की बात कर लें, तो मान लो किसी का मास 50 kg है, तो उसको क्या एक्सिस से कोई मतलब है क्या? एक्सिस जैसे रखना रखो, स्केलर को उस एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, ठीक। वेक्टर को तो नहीं लेना देना, देख ही रहे हो, वेक्टर को लेना देना नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को लेना देना नहीं है, लेकिन वेक्टर के एक चीज़ को लेना देना है, वो है उसके कंपोनेंट को। वो हम लोग पहले से ही सीख चुके हैं कि अलग अलग डायरेक्शन में कंपोनेंट्स अलग अलग होते हैं। तो क्या आंसर हो गया बच्चों? तो इसका आंसर ए है, क्योंकि हमें सेलेक्ट करना था ये कौन कौन डिपेंड नहीं करेगा। ए हो गया, सी हो गया और डी, ये तीनों ही आपके इसके आंसर हो गए, ठीक है ना। और इसमें बी जो है वो डिपेंड करेगा, ए सी डी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है दोस्त। फटाफट लिख लो। तो दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखो 2 में क्या बोल रहा है, 2 में कह रहा है C इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में जो है, ऑब्जेक्टिव 2 के क्वेश्चन नंबर 2 में C इक्वल्स टू ए प्लस बी, तो कहता है C इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए। देखो जैसे ही ऑलवेज वाली बात आ जाती है ना भाई, जैसे देखो C रिजल्टेंट है किसका, ए और बी का। अब ए बी किधर है अपने को तो नहीं पता, तो कहता है C हमेशा ए से बड़ा होगा। क्या ये सही है? मान लो एग्जाम्पल देखते हैं, ए ऑप्शन को तुरंत अभी रॉन्ग करके मैं दिखाता हूं। मान लो ए वेक्टर इधर है, ठीक है, अब बी वेक्टर ठीक इसके अपोजिट है। अब इन दोनों का जब आप रिजल्टेंट निकालने जाओगे तो आपको पता है अपोजिट वेक्टर में रिजल्टेंट सीधा दोनों के मैग्नीट्यूड को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो मान लें कि ए का मैग्नीट्यूड है 10 और बी का मैग्नीट्यूड है 8, तो इसका रिजल्टेंट, दो अपोजिट वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होता है तो आपको बता रखा मैंने, a माइनस बी हो जाता है। तो 10 में से 8, तो r इक्वल्स टू क्या हो गया 2, और रिजल्टेंट का काम कौन कर रहा है, c। यहाँ जो c है वो रिजल्टेंट ही तो है, तो आप रिजल्टेंट r के जगह c लिख दो। तो c का मैग्नीट्यूड देखो, c का मैग्नीट्यूड जो है वो a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के बराबर हो गया।
तो सीधी सी, इसको ऐसे रहने दें, ब्रैकेट में तो है ही ये। तो सीधी सी बात है, C का जो मैग्नीट्यूड निकल के आया बच्चों, वो कितना निकल के आया 2, और ये 2 जो है ये 10 से छोटा है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि C इज ऑलवेज ग्रेटर देन A। रॉन्ग, ये नहीं होगा। C हमेशा A से बड़ा हो सकता है। मान लो अगर यही एंगल 180 के बजाय 0 होता, A और B दोनों का डायरेक्शन सेम होता, मान लो A भी इधर B भी इधर, तो उस केस में C आपका होता है, इन दोनों का रिजल्टेंट ऐड कर दो, इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा। तो रिजल्टेंट के लिए C का मैग्नीट्यूड सीधा हो जाएगा A प्लस B, तो उस केस में आपका ये 18 हो जाता, तो बोल सकते थे कि A से बड़ा हो सकता है। चलो, तो A इज रॉन्ग, ऑलवेज ग्रेटर ऑलवेज लगा दिया, गलत। फिर B में क्या कहता है, इट इज पॉसिबल टू हैव, इट इज पॉसिबल टू हैव मतलब ऐसा संभव है, संभावना बोल रहा है, ऑलवेज नहीं। पॉसिबल का मतलब है कि ऐसा हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, तो C A से छोटा हो और C B से भी छोटा हो। बहुत पहला ही एग्जांपल इसका हो गया। यहां पे देखो C आपका 8 से भी छोटा है और C 10 से भी छोटा है, 10 से भी C छोटा है और C B से भी छोटा है ना, B से भी छोटा हुआ, A से भी छोटा हुआ। तो क्या ऐसी संभावना हो सकती है, तो मैंने तो ऑलरेडी बोर्ड पे बना रखा है, तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन नंबर B है, B हो गया राइट। यस, हो सकता है, यस, तो B सही है, A आपका रॉन्ग है। A में कहता नहीं बड़ा होगा, ये गलत बात। O भी ऑलवेज गलत, कभी कभी। फिर अब देखो ऑलवेज वाली बात हो गया, फिर लिखा हुआ है C ऑलवेज इक्वल टू A प्लस बी। आप जानते हो A प्लस बी कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। तो क्या दो वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 0 होता है, ऑलवेज नहीं, कभी कभी हो सकता है, तो ये भी आपका रॉन्ग। C नेवर बी इक्वल टू A माइनस बी, A प्लस बी, ये भी गलत है। ना हमेशा होगा, ये बात भी कहना गलत है, कभी नहीं होगा, ये बात भी कहना गलत है। आपको बोलना चाहिए कि ऐसा हो सकता है। मतलब ये समझ लो कि फिजिक्स से ज़्यादा इंग्लिश का ये टेस्ट हो गया कि C A प्लस बी के बराबर हमेशा होगा, रॉन्ग, कभी नहीं होगा, रॉन्ग, हो सकता है तो सही लिखते। तो होने वाली बात तो इसने सिर्फ उसके लिए की नहीं है, होने वाली बात किसके लिए की थी, B में। तो B में कह रहा था कि C हो सकता है आपका A से भी छोटा हो, B से भी छोटा हो सकता है, तो हो सकता है। आपका B ऑप्शन क्या हो गया, राइट, और A ऑप्शन भी गलत है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो कितना कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 में कहता है कि एंगल बिटवीन टू नॉन जीरो वेक्टर A एंड B इज 120। दो वेक्टर है A और B, नॉन जीरो मतलब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ ना कुछ है, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 120, और C इनका रिजल्टेंट। इस बार एंगल वगैरह दे दिया है, तो A प्लस बी, C क्या है इसका रिजल्टेंट। तो पूछता है क्या क्या हो सकता है, कहता है C मस्ट बी इक्वल टू A माइनस बी, C का मैग्नीट्यूड A माइनस बी के बराबर होगा। भाई ये तो तभी होता जब दोनों अपोजिट होता, तो अपोजिट तो है नहीं, कितना एंगल है 120 डिग्री, तो रॉन्ग। C मस्ट बी लेस देन A माइनस बी, ये भी गलत है, क्योंकि देखो रिजल्टेंट सबसे कम कब आता है, जब एंगल 180 डिग्री होता है, और C यहाँ बोल रहा है तब का रिजल्टेंट है जब एंगल 120 है। तो निश्चित तौर पे C जो है वो उस मिनिमम रिजल्टेंट से तो बड़ा होगा ही। तो लिखा क्या है इसने कि C जो है आपका लेस देन होगा A माइनस बी, गलत। C मस्ट बी ग्रेटर देन A माइनस बी, ये सही है भाई, क्योंकि C जो यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा, तो ये रिजल्टेंट कब आ रहा है 120 पे, और 1 और A माइनस बी कब रिजल्टेंट आता, ये आता कब, जब 180 पे, और ये आपका मिनिमम होता है। C का रिजल्टेंट का क्या हो, कौन सा वैल्यू होगा, ये मिनिमम, तो मिनिमम से तो ये ज़्यादा ही है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि C ग्रेटर होगा किससे, A माइनस बी से। आ रही है बात समझ में। तो C जो है ये A माइनस बी का रिजल्टेंट की वैल्यू A माइनस बी कब आती, 180 पे ना, और एंगल कितना है 120, तो 180 से तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि मिनिमम रिजल्टेंट तो 180 पे आता है।
और यहाँ 180 नहीं, कम से कम एंगल 120 है, तो ये रिजल्टेंट ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो C मस्ट बी ग्रेटर आएगा। C मे बी इक्वल टू, नहीं मे तो यार C A माइनस बी के बराबर तभी यहाँ पे होगा जब एंगल कितना लेंगे हम लोग 180, लेकिन यहाँ एंगल कितना दिया हुआ 120, तो वो हो गया रॉन्ग। चलो, तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, सब तो सिंपल सिंपल है। आप एक बार ढंग से फिर से सुन लेना चीज़ों को ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो कितना सिंपल है, थोड़ा टफ है लेकिन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि रिजल्टेंट जो है, ढेर सारे वेक्टर्स का रिजल्टेंट देखना है। तो मान लो ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, और कई सारे वेक्टर्स a b c, ये d, ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बना दिया। और प्रोबेबिलिटी हम लोग को सोचना है, कुछ दिया हुआ नहीं है, वो सब कुछ आपको सोचना है। कहता है कि इन सभी वेक्टर्स को जब हम ऐड करेंगे तो जो रिजल्टेंट आएगा इनका, तो मान लो रिजल्टेंट आएगा, तो रिजल्टेंट तो मान लो इन सभी के एडिशन से आएगा। तो रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट होगा, रिजल्टेंट भी एक वेक्टर ही होगा और उसका भी कोई x कंपोनेंट होगा। तो क्या बोल रहा है कि क्या वो ऐसा हो सकता है इज इक्वल टू सम ऑफ, है ना, कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। बिल्कुल सही, क्योंकि देखो रिजल्टेंट कैसे बनेगा, रिजल्टेंट जो बनेगा इन सभी वेक्टर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ोगे, ax ay, bx by, cx cy, dx dy। तो रिजल्टेंट को भी जब रिजल्टेंट का भी एक वेक्टर, उसका भी दो कंपोनेंट होगा rx और ry। तो रिजल्टेंट का जो x कंपोनेंट होगा वो इनके सम के तो बराबर होगा ही होगा, क्योंकि आखिर वो वहीं से बना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू सम ऑफ x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, सारे वेक्टर्स के x कंपोनेंट के सम के बराबर होगा। फिर कहता है मे बी स्मॉलर देन सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। कहता है वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के सम से छोटा हो। वेक्टर्स के मतलब वेक्टर के कंपोनेंट नहीं, वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड। तो ये तो हो ही सकता है ना भाई, इन सभी वेक्टर को अगर आप ऐड करोगे, आप एक काम करो, बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले लो। मान लो कि ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 है, इसका 20 है, इसका 30 है, इसका 40 है। तो इन सब का मैग्नीट्यूड का एडिशन तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर इनके मैग्नीट्यूड को सिर्फ जोड़ेंगे तो वो इसके x कंपोनेंट से तो ज़्यादा आ ही जाएगा, क्योंकि कंपोनेंट वेक्टर का एक हिस्सा होता है। और वहाँ बोल रहा है सारे वेक्टर्स का एडिशन। तो बोल क्या रहा है, मे बी, वो भी संभावना बोल रहा है, क्या जो रिजल्टेंट का x कंपोनेंट है इन सभी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम से छोटा हो सकता है। तो आंसर होगा यस, हो सकता है छोटा, क्योंकि वेक्टर्स के पूरा वेक्टर को जोड़ोगे तो बड़ा हो ही जाएगा। फिर लिखता है मे बी ग्रेटर। भाई छोटा हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है, कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है। छोटा तो हो ही सकता है, Rx इन सभी के सम से छोटा हो सकता है, लेकिन Rx कभी भी इनके सम से बड़ा कैसे हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट तो इन्हीं के से बना है। तो इनके सारे कंपोनेंट्स को जोड़ दे भी, अगर ये सारा वेक्टर जुड़ भी जाए, उससे बड़ा ये कैसे Rx आ जाएगा, नहीं। चलो, मे बी इक्वल टू, हाँ ये हो सकता है। एक काम करते हैं, ये कैसे मैं बताऊंगा। मान लो एक वेक्टर है 4 x एक्सिस के लॉन्ग, दूसरा वेक्टर है b, वो उसका मैग्नीट्यूड है 3, ये भी x के लॉन्ग है। तो दोनों वेक्टर का सम भी 7 है और रिजल्टेंट भी अगर देखोगे रिजल्टेंट भी 7 और रिजल्टेंट का x कंपोनेंट भी 7, क्योंकि सारे वेक्टर किधर हैं, x एक्सिस के लॉन्ग हैं। तो रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर भी हो सकता है। तो दोस्तों इसमें आंसर कौन कौन सा हो गया, एक तो a हो गया, b हो गया और d हो गया। सिंपल है। चलो, ग्रेटर नहीं होगा। फिर 5 देखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर a एंड b में बी। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट समझते हो। वेक्टर प्रोडक्ट का मतलब हो गया कि आपने a और b को क्रॉस किया, इसी को ना वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना आता था बच्चों, तो मैग्नीट्यूड आता था ab साइन थीटा।
तो इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा ए क्रॉस बी का, तो क्या क्या हो सकता है, अगर साइन 90 हो तो साइन 90 अगर हो तो ये ए बी के बराबर हो सकता है, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी के बराबर भी हो सकता है। अगर साइन 30 हो, ये कब की बात कर रहे हैं, जब थीटा 90 डिग्री है, और अगर थीटा आपका 30 डिग्री होता, तो थीटा 30 डिग्री होता तो ये क्या हो जाता है, ए बी बाई 2, है ना। मतलब कि क्या हो गया आपका, वो आपका मोर देन तो नहीं होगा, लेकिन ए बी से छोटा हो सकता है। आ रही है बात समझ में, ए बी के इक्वल हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मैं इसको ना थोड़ा ढंग से और साफ करके बताता हूँ। इसको तो कुछ लिखना है नहीं, मैंने ये देखो ऑब्जेक्टिव में क्या है ना, बस समझना है अपने को, कोई कैलकुलेशन तो करना है नहीं। तो मान लो लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। अगर थीटा आपका 90 तब तो ए क्रॉस बी जो है वो ए बी के बराबर हो गया। थीटा अगर 30 डिग्री है तो ए क्रॉस बी जो है वो क्या हो गया, ए बी बाई 2, है ना, ए बी के आधे के बराबर हुआ। थीटा अगर 0 डिग्री है तो ए क्रॉस बी की वैल्यू जो है, यहाँ 0 साइन 0 0 होता है 0, ये तो तीनों ही ऑप्शन हो गए। तो ये ए बी के बराबर हो सकता है, ए बी का आधा हो सकता है यानी ए बी से छोटा, 0 के बराबर भी हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, बराबर। ये सारा खेल किसका है बच्चों, साइन थीटा का। तो कौन कौन सा ऑप्शन हो गया इसमें, तो इसमें ऑप्शन हो गया हमारा सी, बी और डी, ग्रेटर नहीं हो सकता है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने ऑब्जेक्टिव को सॉल्व कर लिया। आप जो चीज़ को मैंने बताया कहीं भी दिक्कत हो तो उसको फिर से प्ले करके सुनना, मैंने सबको ढंग से चीज़ों को बताया आपको। क्लियर है। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। तो दोस्तों एक्सरसाइज में अब क्वेश्चन नंबर 1, अब यहाँ से हम लोग ढंग से लिखेंगे क्योंकि यहाँ से तो अपने को सॉल्व करना होगा। देखो, वेक्टर ए मेक्स एन एंगल 20 डिग्री एंड बी मेक्स एन एंगल ऑफ 110 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेंट। बच्चों ये बहुत आसान है। देखो ये पहले आप एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लो, ठीक है। वेक्टर ए एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे है, 20 डिग्री, तो दिस इज ए, ठीक है। और बी जो है वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री के एंगल पे है, 110। आप सोचो ये एंगल है 110, तो अगर ये एंगल जो इधर वाला है वो 110 है और उसमें से 20 माइनस कर लोगे तो इनके बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ए और बी के बीच का जो एंगल फॉर्म हुआ, ये एंगल तो 90 का ही हुआ। तो अब देखो कितना आराम से रिजल्टेंट आ जाएगा। अपने को रिजल्टेंट पूछ रहा था ना, तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 0। 0 क्यों हो गया, क्योंकि कॉस 90 रिजल्टेंट में लिखोगे ना 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा, तो कॉस 90 क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है, a की वैल्यू दी गई है आपको 3 और b की वैल्यू दी गई है 4 रिस्पेक्टिवली, का मतलब होता है क्रमशः, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ दीज वेक्टर 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली, क्रमशः 3 और 4 है। तो a की मैग्नीट्यूड 3 हो गई, पहले a लिखा हुआ है इसलिए a का मैग्नीट्यूड 3 हो गया, अब b का हो गया 4। इनको स्क्वायर करोगे तो दोस्तों ये आ जाएगा 9 प्लस 16 तो हो गया 5। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो 5 आ गया, लेकिन अब अपने को ये पता करना है बच्चों कि जो आपका रिजल्टेंट है वो कितना एंगल बना रहा होगा। एक बात समझो, रिजल्टेंट तो बीच में ही कहीं आना चाहिए। तो मान लो ये रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट मान लो ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, किसके साथ, ए के साथ। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है कि जो फॉर्मूला है आप याद करो, साइन अल्फा इक्वल्स टू, तो जिसके साथ एंगल बना रहा है वो नहीं, दूसरा वाला कौन है बच्चों, बी। तो बी अपॉन आर इंटू दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यानी थीटा, साइन थीटा। याद है फॉर्मूला आपको। अब यहाँ पे देखो बी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है बच्चों, तो बी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4, है ना। ए का 3 है और बी का कितना दिया हुआ है 4, तो 4 अपॉन 5 और साइन 90 क्या हो जाएगा 1, तो साइन अल्फा इक्वल्स टू 4/5। अब आपको ट्रिगोनोमेट्री में मैंने बता रखा है
कि साइन अल्फा 4/5 का मतलब हो गया अल्फा कितना डिग्री हो गया आपका, अल्फा हो गया 53 डिग्री। अल्फा कितना हो गया बच्चों, 53। तो अल्फा अगर 53 डिग्री है तो आंसर कैसे लिखोगे? तो जैसा कि क्वेश्चन में सब कुछ एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में दिया है, तो एक्स एक्सिस से ए बना रहा है 20 और ए से रिजल्टेंट बना रहा है अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है 53। तो सोचो एक्स एक्सिस से रिजल्टेंट की एंगल कितनी होगी, तो ये 20 है और ये 53 है, तो 53 में 20 ऐड कर दोगे तो सीधी सी बात है रिजल्टेंट का जो है एंगल हो जाएगा, मेक्स एन एंगल इक्वल टू 73 डिग्री। 73 कैसे हुआ समझ में आया ना, 53 में हम लोग 20 क्या कर दिए, ऐड कर दिए। क्लियर है दोस्तों? चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ए और बी दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 10 यूनिट, ठीक है, दोनों का मैग्नीट्यूड 10 है। दे आर इंक्लाइंड, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, इंक्लाइंड मतलब झुका हुआ, इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रिजल्टेंट। बच्चों देखो, ये एक वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, ओके, और दोनों के बीच दोनों जो है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, एक 60 और दूसरा 30। तो भाई सोचो कितना आराम से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसका एंगल ये बना रहा है 60, तो एक 30 दूसरा 60, तो इनके बीच का आपस का एंगल कितना हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आपस का एंगल 30 डिग्री ही होगा। बात समझ में आ रही है? बी ने बनाया 60, ए ने बनाया 30, तो आपस का एंगल भी तो 30 डिग्री होगा। अच्छा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बच्चों याद करो अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो रिजल्टेंट ठीक बीच से निकलता है कि नहीं। तो रिजल्टेंट अगर ठीक बीच से निकलेगा तो ये जो एंगल है जो टोटल 30 डिग्री है, इसको दो भाग में यानी 2 पार्ट्स में ये डिवाइड करेगा, ये 15 डिग्री और ऊपर वाला भी 15 डिग्री। ये सारी बातें मैंने आपको बता रखी है पहले ही। तो पहले तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालो। दोस्तों रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या याद है तुम्हें? अगर दो वेक्टर सेम होते हैं मैग्नीट्यूड्स में तो उसका फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है 2x cos θ/2, जहां x दोनों का में से किसी का एक मैग्नीट्यूड है और थीटा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है। तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 30 डिग्री है ना। तो 30 डिग्री है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, cos 30/2। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ जाएगी हम लोग को cos 15 डिग्री का लिखना पड़ेगा वैल्यू। तो उससे बेहतर है कि हम लोग वो मेथड नॉर्मल मेथड से चलते हैं, है ना। इसमें थोड़ा दिक्कत, क्या दिक्कत आई समझ में आई बात ना, क्योंकि अगर 60/2 करते तो आसानी से हो जाता, 30/2 में फिर cos 15 का वैल्यू उठाना पड़ेगा। तो बेहतर ये रहेगा कि हम लोग जो नॉर्मल मेथड है उससे भी कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड अपना क्या है दोस्तों, √a² + b² + 2ab cos θ। तो वहीं से कर लेते हैं, वहाँ से भी हो जाएगा। तो a का वैल्यू 100 10 का स्क्वायर, b का वैल्यू 100 10 का स्क्वायर, 2 × 10 × 10 और cos θ। तो थीटा कितना है आपका, तो देखो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना है आपका 30 डिग्री। तो cos 30 क्या हो जाएगा आपका, cos 30 होगा √3/2। cos 30 कितना होता है, √3/2। तो देखो यहाँ से 2 कैंसिल, तो अंदर में कितना आ गया बच्चों, ये 200 और ये कितना हो गया, ये हो गया 100 √3। तो 100 और √3 की वैल्यू होती है 1.7। √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.73 होता है एग्जैक्ट अगर लिखना चाहोगे तो ये 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 173 और ये 200, तो 200 + 173 तो 373। ये आपका √373 आ गया, जो करीब करीब 19 से ज़्यादा होगा। 19 का कितना होता है 361 ना, तो आई थिंक 19 के आसपास आएगा, ओके। और रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच निकलेगा। तो रिजल्टेंट जो है एंगल कितना बनाएगा, तो एंगल कितना बनाएगा ये एक्स एक्सिस से। तो देखो एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस से ए 30 बना रहा है और ये ए से 15 बना रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बनाएगा विथ एक्स एक्सिस। कैसे 45 हुआ समझ में आया, क्योंकि ये दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो रिजल्टेंट तो ठीक बीच से ही जाएगा, और रिजल्टेंट ठीक बीच से जाएगा तो ए के साथ कितना एंगल बना रहा होगा 15, और ए खुद एक्स एक्सिस के साथ कितना बना रहा 30। तो 30 + 15 कितना हो गया 45। ओके बच्चों,
चलो इसको राइट डाउन कर लो और इनसे सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है। तो आंसर हो गया 45। अच्छा इसने चालाकी कर दिया, इसने ना आंसर लिख दिया 20 cos 15, जो मैंने पहले निकाला था। मैंने पहले ये निकाला था ना 20 cos 15। तो देख लो, ध्यान दो बच्चों, जो मैंने पहले मेथड बताया उसी से इसने आंसर किया। क्या मैंने मेथड बताया था? r इक्वल्स टू 2x cos θ/2। पता है ना इसको कब यूज करना है? जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो। तो अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे, 2 और x के जगह 10 और cos थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है 30 और 30/2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15। तो बुक में यही आंसर दिया हुआ है, बुक में 20 cos 15 आंसर दिया है। लेकिन मैंने ये तुरंत फटाफट हो जाता, लेकिन मैंने आपको एग्जैक्ट आंसर निकाल के दिखा दिया, √373, और इसका भी अंडर रूट निकालोगे तो 19 के आसपास आएगा ये। चलो जल्दी से राइट डाउन कर लो। चलो दोस्तों, तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का दो तरीका है। इसको आप कंपोनेंट मेथड से भी कर सकते हो और इसको या तो आप सिंपल मेथड से भी कर सकते हो। करना क्या है आपका, देखो इसमें 3 वेक्टर्स हैं ए बी और सी, है ना। ऐड 3 वेक्टर, तीनों वेक्टर को जोड़ना है ए बी सी को, जिनका मैग्नीट्यूड है 100। सभी सारे के मैग्नीट्यूड्स कितने हैं 100। तो 100 मैग्नीट्यूड्स हैं और एंगल देखो, एक का एंगल है 45, एक का एंगल है आपका 45 एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। दूसरा का एंगल है 135, सोच लो 135। और तीसरे का एंगल एक्स एक्सिस के साथ है 315। समझते हो? ये मतलब कि एक्स एक्सिस ये है, तो 315 का मतलब ये हो गया कि ये इधर होगा, है ना। ये पूरा 315 हो गया, ओके। तीसरा है दोस्तों 315, ओके। अब तुम में से कुछ को लगता होगा कि सर वेक्टर का एंगल 180 से ज़्यादा कैसे हो गया? अरे भाई, वेक्टर के बीच का एंगल थोड़ी दिखा रहा है ये तो एक्स एक्सिस से बोल रहा है, तुमको तो अपना देखना है। तो देखते जाओ, बहुत सिंपल है। अगर ये 45 है और ये 315 है, तो आप ये समझ लो कि ये भी 45 ही होगा, क्योंकि टोटल 360 होगा। और अगर यहाँ से यहाँ तक ये 135 है, तो यहाँ ये है आपका 90। ये कितना है 90, और 90 में 45 ऐड करते हैं तो लोगों को कितना मिल जाता है 135। तो ऑटोमेटिकली एक चीज़ समझो आप कि अगर ये 45 है तो ये भी 45 होगा। कैसे 45 होगा बच्चे? तो यहाँ तक देखो 90 है ना, और टोटल एंगल कितना हम लोग बोल रहे हैं इसको 135। तो यहाँ तक अगर 90 है ये वाई एक्सिस तक, तो बाकी कितने बचे? तो बाकी बचे 45। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये भी 45 और ये भी 45। तो बी और सी ये दोनों वेक्टर एकदम अपोजिट हुए कि नहीं हुए? मतलब इस डायग्राम को अगर थोड़ा ढंग से बनाएं छोटा में, तो देखो ये सी हो गया, ठीक है, ये वेक्टर सी, और वेक्टर बी ठीक इसके अपोजिट, आप देख लो, और वेक्टर ए ऐसे, ठीक है ना। सी अपोजिट कैसे हुआ समझ में आया ना आपको? सी अपोजिट इसलिए हुआ क्योंकि ये भी एक्स एक्सिस के साथ 45 बना रहा है और ये भी 45 ही बना रहा है। क्योंकि ये 45 कैसे? तो भाई ये भी तो 45 ही है। तो इस तरीके से बी और सी एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, कैंसिल कर देगा, क्योंकि बी और सी मैग्नीट्यूड तो तीनों के ही सेम है। तो तुम बोल सकते हो यहाँ पे कि B इज इक्वल टू -C। B इक्वल टू -C क्यों बोला हमने? क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो अब अगर तुम्हें ऐड करना हुआ किसको किसको, A प्लस बी प्लस सी को, तो व्हाट यू विल गेट, A की जगह A रहने दो, रिजल्टेंट अपने को निकालना है, इन तीनों को ऐड करना है। तो A की जगह A रहने दो, अब B की जगह तुम चाहो तो लिख सकते हो -C, अब +C, है ना। C की जगह C रहने दो, तो देखो ये कैंसिल हो गया। तो अल्टीमेटली रिजल्टेंट जो हुआ किसके बराबर आ गया? A के बराबर आ गया। तो तीनों को ऐड करने से रिजल्टेंट होगा A के इक्वल। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया आपका ऑटोमेटिकली बच्चों 100, और A आपका एक्स एक्सिस के साथ 45 बना रहा है और A ही आपका रिजल्टेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस।
ठीक है, तो आप आंसर देख लो, आंसर यही है आपका दिया हुआ। वेरी गुड। चलो उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन नंबर 4 आप में से सभी लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है? a इक्वल्स टू 4i प्लस 3j, है ना दोस्तों, और b इक्वल्स टू 3i प्लस 4j। तो आपको क्या बोल क्या रहा है? तो आपको कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ a की मैग्नीट्यूड। तो भैया आपको एक चीज़ हमने बता रखा है कि कोई वेक्टर अगर आई जे के फॉर्म में दिया हुआ हो, कंपोनेंट के फॉर्म में दिया हुआ हो, तो मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान काम है। आप दोनों कंपोनेंट को स्क्वायर करो तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 25, तो ये कितना आ गया 5। सिंपल है। बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो फिर वही बात हो गई, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, 4 का स्क्वायर 16, इसका भी 5 आएगा। तो ए का भी मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड 5। फिर कहता है ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? तो वेक्टर ए और बी को अगर ऐड करोगे तो ए की जगह ये लिखो, अब बी की जगह ये लिखो। तो आपको तो पता है आई को एक साथ ऐड कर देना, मैंने सब कुछ आपको बता रखा है। 7i हो जाएगा, 3 और 4 ये 7j हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा a प्लस बी का जो ए और बी का को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 7i प्लस 7j। तो ऑटोमेटिकली ए और बी वेक्टर जो भी मिलेगा इनका रिजल्टेंट, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो बात वही है कि आप जो आई जे को स्क्वायर करके ऐड कर दो। तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 49 प्लस 49, तो ये हो जाएगा। तो इसका अंडर रूट करेंगे तो 49√2। आ रही है बात समझ में? चलो उसके बाद डी में देखते हैं। a माइनस बी, ए में से b को अगर घटा लिया तो a में से b को घटाओगे तो 4i में से 3i घटाओ, तो 4i में से 3i को सब्ट्रैक्ट किया आपने तो i मिला आपको। अब 3j में से 4j घटाओगे तो -j मिलेगा। बात समझ रहे हो ना? a में से b को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 4i माइनस 3i i हो गया, 3j माइनस 4j क्या हो गया? -j। तो a माइनस बी आपका हो गया i माइनस j। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा बच्चों? तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, सीधी सी बात है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा √2। तो आप आंसर देख लो, आपको एकदम आराम से मिल जाएगा सबका, बिल्कुल सही। ठीक है, तो जिनसे सॉल्व हो गया वो ठीक है, जिनसे नहीं हुआ वो जल्दी से लिख लें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है बच्चों? एग्जैक्टली मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके ऐसा क्वेश्चन बता रखा है। तो इसमें करना कुछ नहीं है। देखो 3 वेक्टर्स हैं, OA, BC और DE। अब क्या बोल रहा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड। A में मैग्नीट्यूड, B में x कंपोनेंट, C में y कंपोनेंट और D में एंगल विथ x एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट। पहले एक काम करो, सबको फटाफट लिख लो। वेक्टर OA आपका दिया हुआ है यहाँ पे, OA, और एंगल कितना है? 30 डिग्री। ठीक है। वेक्टर BC दिया हुआ है। तो अब देखो, अब मैं यहाँ एक काम करूँगा और आपको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेक्टर BC दरअसल दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन मैं इसको किसी भी वेक्टर को अपने हिसाब से हम लोग पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं। तो हम लोग BC को यहाँ भी बना सकते हैं। आ रही है बात समझ में? तो इस BC वेक्टर को, जो दरअसल ये BC था, है ना, ये B पॉइंट हो गया, ये C पॉइंट हो गया, इसको उठा के हमने यहाँ रख लिया। तो ये हमारे लिए हो गया वेक्टर BC। ओके, ये हो गया हमारे लिए वेक्टर BC, यहाँ से यहाँ तक। और ये एंगल 60 है तो इसे भी 60 कर दो। ठीक, चलो फिर वेक्टर DE यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक काम करो, इसको उठा के वहाँ भी रहने दे सकते हैं, या तो यहाँ भी उठा के ला के रख सकते हैं। तो वेक्टर DE जो है वो नीचे नेगेटिव y के लो। तो अभी क्या करना है हम लोग को? इसको मिटा दे रहा हूँ मैं। हम लोग को यहाँ पे इन सभी को ऐड करना है। किसको किसको ऐड करना है? तो हमें रिजल्टेंट पहले फाइंड आउट करना है। OA को ऐड करना है, फिर BC को ऐड करना है और DE को।
तो सीधी सी बात है, ऐड करने का क्या तरीका मैंने बताया था, इसका भी एक्स वाई कंपोनेंट निकाल लो, इसका भी एक्स वाई कंपोनेंट निकाल लो, इसका भी एक्स वाई कंपोनेंट निकाल लो, एक साथ एक्स कंपोनेंट को ऐड कर दोगे तो आर एक्स मिल जाएगा। तो सीधी सी बात है आर एक्स इक्वल्स टू, तो सीधी सी बात है, तो देखो ओ ए का कंपोनेंट है ना, ओ ए का कंपोनेंट कितना होगा, तो ओ ए वैक्टर जो होगा इसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा आपका ओ ए कॉस 30, ओ ए की वैल्यू दी गई है 2, तो लिखोगे 2 कॉस 30 इंटू आई कर लो, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूं। फिर BC का x कंपोनेंट, तो BC का जो x कंपोनेंट आएगा दोस्तों वो नेगेटिव x में आएगा, तो BC का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1.5, तो क्या लिखोगे 1.5 cos 60, यहां ब्रैकेट में क्या कर दिया हमने माइनस आई, क्यों माइनस आई किया समझ में आया, माइनस आई इसलिए किया क्योंकि ये नेगेटिव x के लॉन्ग है, और फिर जीरो, कहोगे क्यों डी ई की जगह जीरो क्यों, तो आपको याद होगा मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर कोई वेक्टर किसी एक्सिस के लॉन्ग होता है तो पूरा वेक्टर उधर ही हो जाता है, उसका एक्स कंपोनेंट हो जाता है जीरो। तो इन तीनों वेक्टर के एक्स कंपोनेंट को ऐड करने से आपको रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट मिल गया, तो कितना मिला है भाई, तो cos 30 कितना होता है √3/2, तो √3/2, 2 कैंसिल, तो √3i और 60, तो यहां लिख दो माइनस, ये माइनस आगे कर लो, और ये हो जाएगा 3/2 और cos 60 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2 और cos 60 हो जाएगा आपका 1/2, ओके इंटू आई। तो ऑटोमेटिकली बच्चों आर एक्स इक्वल टू हो गया √3i माइनस 3/4, 3/4 हो जाएगा आपका कितना 0.7 है ना 5 आई, क्लियर 0.75 कैसे हुआ 3/4 0.7 होता है, और ये हो गया 1.73 आई माइनस 0.75 आई, तो ऑलमोस्ट ये आपका कितना हो जाएगा 0.98 आई, ये हो गया आपका आर एक्स। ठीक, इसी तरीके से आप आर वाई भी निकाल सकते हो। आर वाई कैसे निकालोगे, तो जैसे सारे के एक्स कंपोनेंट को एक साथ ऐड किया, सारे के वाई कंपोनेंट को एक साथ ऐड करो, तो जैसे ओ ए का एक्स कंपोनेंट में cos 30 है तो वाई कंपोनेंट में साइन लेंगे हम लोग, तो ऑटोमेटिकली लिख लेंगे 2 sin 30 j, है ना। फिर BC का भी y कंपोनेंट, तो x कंपोनेंट तो आपका cos 60 था, तो y कंपोनेंट sin 60 हो जाएगा, लेकिन वो प्लस में ही होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में y एक्सिस ये पॉजिटिव y है ना दोस्त, तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 sin 60 j, 2 नहीं, उसका मैग्नीट्यूड 1.5 दिया हुआ है, 1.5 sin 60 j। और रही बात DE का, तो DE आपका पूरा का पूरा नेगेटिव y में, और DE का मैग्नीट्यूड कितना है 1, तो 1 है तो सीधा लिख दो माइनस j, क्लियर। तो देखो अब सॉल्व करो, तो 2 sin 30 1/2 और ये sin 60 कितना, ये हो जाएगा 3/2, 1.5 को लिख सकते हैं, और sin 60 होता है, ये j रहने दो यहाँ पे, और sin 60 होता है √3/2 और माइनस j। तो देखो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो ये आगे आ गया j और ये माइनस j, प्लस j माइनस j कैंसिल, और ये यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पे हो गया ये आपका 3√3/4j। और ये बात समझ में, तो आर वाई कितना हो गया 3√3/4j, 3√3/4 कैसे हुआ, 2 दूनी 4 और ऊपर में 3√3 और ये j रहा आपका, और ये माइनस j और प्लस j क्या हो गया कैंसिल। तो अब देखो फाइनली क्या निकल के आया, फाइनली निकल के आया R इक्वल टू आर एक्स, नेट रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट के 2 कंपोनेंट होंगे, तो ऑटोमेटिकली आर एक्स की जगह क्या लिखोगे, तो आर एक्स की जगह लिखोगे 0.98 आई
और आर वाई की जगह क्या लिखोगे बच्चों? तो आर वाई की जगह लिख दोगे 3√3/4j। तो इस तरीके से रिजल्टेंट आपका आ गया। तो जो पूछ रहा है उसका आंसर करते जाओ। तो पहले पूछ रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है बच्चों, तो सीधी सी बात है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा वो RX का स्क्वायर कर दोगे, 0.98 का स्क्वायर और प्लस RY का स्क्वायर। कैलकुलेशन थोड़ा तगड़ा है लेकिन करोगे तो सॉल्व हो जाएगा। और क्या पूछ रहा है अपने को? हाँ, और क्या पूछ रहा है भैया? एक सेकेंड। पूछ रहा है x कंपोनेंट का और y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड। तो देखो x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 0.98। रिजल्टेंट के x कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट के y कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड आ गया कितना? 3√3/4। ठीक है ना, 3√3/4। ठीक है, तो इसका आपका x कंपोनेंट भी आ गया और y कंपोनेंट भी आ गया। सब कुछ तो आ ही गया, वही पूछ रहा था आपसे। अच्छा, एंगल पूछ रहा है, तो एंगल भी निकाल सकते हैं। पहली बात, एक चीज़, अब यहाँ जगह बचा नहीं है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। देखो रिजल्टेंट को देखो, इसका x कंपोनेंट भी पॉजिटिव है और y कंपोनेंट भी पॉजिटिव है, यानी RX भी पॉजिटिव आया, RY भी पॉजिटिव आया। तो आपको रिजोल्यूशन वाले में मैंने बता रखा है कि रिजल्टेंट, यहाँ पे मैंने आपको बता रखा है कि जो रिजल्टेंट है वो अगर उसके दोनों कंपोनेंट्स को आप देखो पॉजिटिव आया, इसका मतलब वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो ये हो गया आपका R और ये हो गया उसका RX को, क्योंकि कोई भी रिजल्टेंट अपने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट होता है। कोई भी वेक्टर अपने कंपोनेंट्स का क्या होता है? रिजल्टेंट। तो ऑटोमेटिकली अगर ये थीटा निकालना चाहते हो तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा RX/RY। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स RX की वैल्यू कितनी है? 0.98। तो 0.98/RY की वैल्यू वहाँ से डाल दोगे। RY की वैल्यू कितनी है बच्चों? तो RY की वैल्यू है 3√3/4। थोड़ा कंजस्टेड हो गया, आप देख लेना। तो ये सब मैंने आपको पहले बता रखा है। ओके, तो चलो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, तो अब हम लोग जो बचा हुआ क्वेश्चन है इसको नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टफ क्वेश्चन है भी, जैसे कि 8th नंबर कैरम बोर्ड वाला और आगे भी। तो आपको 19 तक सॉल्व करना है, तो आप फटाफट सॉल्व कर लेना। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग इतना करते हैं।